जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। और चलिए आज का पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का, अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा भाई प्रोटीन दिवस। तो पहला ही क्वेश्चन है कि प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया। सीधा सा है, पहले बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभी जो चर्चा में आपका क्या भाई प्रोटीन दिवस रहा है, इसको कब मनाया गया है। तो यहां पर बात करते हैं प्रोटीन दिवस जो आपका है ये कब मनाया गया, 27 फेब को, यानी कि कल मनाया गया था भाई। आपका क्या मनाया गया था, प्रोटीन दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, आपकी कह सकते हैं स्वास्थ्य पहल है। क्या ये स्वास्थ्य पहल है, मतलब ये कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का क्या होना जरूरी है, प्रोटीन का होना जरूरी है, हेल्थी फूड खाना जरूरी है ताकि लोग स्वस्थ रहें। यानी कि एक किस्म से हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति या प्रोटीन क्यों आवश्यक है उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आपका दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, स्वास्थ्य पहल के तौर पर आपका प्रोटीन दिवस है। राइट टू प्रोटीन, 27 फरवरी को भारत में पहला प्रोटीन दिवस, राइट टू प्रोटीन, और कह सकते हैं कि भारत में पहला राइट टू प्रोटीन, भारत में जो पहला आपका प्रोटीन दिवस मनाया गया था ये 27 फेब को मनाया गया था। 27 फेब 2020 में ये मनाया गया। तो 20 का हो गया, 21 का हो गया और 22 का, यानी कि कौन सा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया। कौन सा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया। अगर पहला पूछे तो कब मनाया गया है, 2020 में 27 फरवरी 2020 में मनाया गया था प्रोटीन दिवस के रूप में। उद्देश्य है पोषण को लेकर लोगों के बीच में क्या करना भाई, जागरूकता पैदा करना। जागरूकता, जैसा कि मैंने भी बताया आप लोगों को कि लोगों को जागरूक करना कि शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए एक प्रोटीन का होना या स्वस्थ शरीर में प्रोटीन का होना कितना आवश्यक है। ठीक है, ओके। साथ ही अब जब हमने यहाँ पर प्रोटीन की बात की, पोषण अभियान भी चला था आपका। पोषण जो अभियान है, पोषण अभियान का संबंध भी किससे, आपका प्रोटीन या स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भाई, किससे, आपका स्वस्थ खाद्य पदार्थों से इसका संबंध रहा है कि कैसे इसकी आवश्यकता रहती है। ओके, इसको कब पोषण ये जो है आपका पोषण जो अभियान रहा है इसका, देखिए प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग हो जाएगा आपका, प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यह जो पोषण अभियान था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह झुंझुनू में कह सकते हैं, राजस्थान के द्वारा कह सकते हैं, राजस्थान के जो झुंझुनू है उसके, राजस्थान के झुंझुनू में लॉन्च किया गया था। राजस्थान द्वारा नहीं भाई, राजस्थान झुंझुनू का आपका राजस्थान में कब किया गया था, मार्च में इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, बच्चों को पौष्टिक आहार देना, ये सारी की सारी बातें, यानी कि पौष्टिक आहार की उपलब्धता राजस्थान में झुंझुनू में लॉन्च किया गया था। तो क्या है, महिलाओं को कह सकते हो आप, महिलाओं, जच्चा बच्चा कह सकते हैं, छोटे जो बच्चे हैं, मतलब महिला छोटे बच्चे, उनको क्या देना भाई, पौष्टिक आहार देना। सीधा सा क्वेश्चन आपका ये रहेगा,
कि जो आपका पोषण है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन कब मार्च 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। कब? मार्च 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार देने के लिए राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ किया गया था। बड़ा शानदार आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओके, साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कि पोषण जो दिवस की यहाँ पर बात होगी। अब है पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है भाई? पोषण जो सप्ताह है, सप्ताह कब मनाया जाता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोषण सप्ताह की बात करा, देखो पोषण राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की बात हुई थी, फिर हमने पोषण अभियान की बात करी, फिर साथ ही अब हम बात करें पोषण सप्ताह की बात कर रहे हैं, साथ में पोषण मास की भी बात करेंगे, पोषण जो मंथ है आपका उसकी भी बात करेंगे। तो 1 सितंबर से और 7 सितंबर तक आपका क्या मनाया जाता है? पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और मास की अगर हम बात करते हैं, चलो इससे पहले इसके ले लेते हैं, जो 2021 में था आपका पोषण सप्ताह मनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी? शुरू से ही सीमित तरीके से खाएं, सीमित तरीके से खाएं, शुरू से ही सीमित तरीके से खाएं। ये क्या है? शुरू से ही सीमित तरीके से खाएं, ये क्या रहेगा भाई? इसकी थीम थी 2021 की। साथ ही हम बात करते हैं सितंबर को पोषण माह, सितंबर पूरे जो सितंबर है, सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर हेल्थ को लेकर के बात करी कि आपका जो प्रोटीन दिवस है कब मनाया जाता है? दालों के अंदर प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। पता कल परसों मैंने कराया था क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि दलहन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। दलहन दिवस कब मनाया जाता है? भारत दलहन को लेकर के अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे ज्यादा खपत करने वाला भी देश आपका कौन सा है? दलहन को लेकर के भारत है। सॉरी भाई, प्रोटीन दिवस के 27 फरवरी को मनाया गया। फर्स्ट ऑफ राइट टू प्रोटीन 27 फरवरी 2020 को पहली बार मनाया गया। और वर्तमान में कौन सा है? तीसरा हो जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? पोषण, लोगों को पोषण आहार उपलब्ध कराना, पोषण के प्रति लोगों को जागरूक कराना, ये सारी की सारी चीजें। पोषण की बात करें, पोषण अभियान था जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन को लेकर के मनाया गया था। कहां पर? झुंझुनू से इसको प्रारंभ किया गया था। कब? मार्च 2018 में। साथ ही हमने बात करी पोषण सप्ताह कब मनाया गया था? आपका 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच में आपका पोषण सप्ताह। और पोषण मंथ की अगर हम बात करते हैं तो पूरा सितंबर जो महीना था आपका क्या मनाया गया था? आपका पोषण मंथ मनाया गया था। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कि भारत में रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया। भारत में रेलवे ने पहला सौर ऊर्जा जो संयंत्र है कहां पर लॉन्च किया? संयंत्र कहां पर लॉन्च किया भाई? सीधा सा क्वेश्चन है। भारत में रेलवे ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च कर दिया। कहां पर कर दिया गया है? तो ये बीना में भी। कहां पे किया गया? आंसर की बात करें तो बीना, आपने सुना होगा बीना, बबीना, झांसी, तो वो वाला बीना। और ये कहां पर? आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी सौर ऊर्जा को लेकर के इन्होंने पहला संयंत्र किया है। इस प्लांट के जरिए होगा क्या? भारतीय रेलवे के जो ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधी सप्लाई की जाएगी। जो भारतीय रेलवे है, रेलवे को क्या होगा भाई? रेलवे के ट्रैक्शन यानी कि रेलवे को सीधी बात करें, ट्रैक्शन सिस्टम को क्या होगा? सिस्टम को सीधी बिजली सप्लाई करी जाएगी। सीधी बिजली क्या होगी भाई? सप्लाई की जाएगी। यहां पर हम बात करें तो रेलवे को सीधी बिजली देने के लिए यहां पर बीना के अंदर एमपी में यहां पर क्या किया गया भाई? पहला आपका लॉन्च किया गया है। ओके, यह संयंत्र 10 एकड़ में, देखिए कितने एकड़ में भाई? 10 एकड़ में फैला हुआ है। 10 एकड़ में फैला हुआ है या लगाया गया है। साथ ही हम बात करते हैं इसके सोलर पॉइंट में कितने फाउंडेशन रहेगा भाई? देखिए मॉड्यूल लगाए गए हैं, तो फाउंडेशन पर मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर 145 सेट है। 145 इसके ऊपर सेट है कह सकते हो। और मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल कितने इसके अंदर? 5800 मॉड्यूल है भाई। 5800 मॉड्यूल है, इनसे क्या होगा? बिजली पैदा होगी भाई। मॉड्यूल कितने हैं? 5800 मॉड्यूल है, इनसे आपकी बिजली पैदा होगी। सीधा सा पूछेगा जो पहला लगाया गया है तो पैनल की बात करें 145 और 5800 जो क्या है? 5800 मॉड्यूल यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये क्या होगा? इसमें उद्देश्य क्या? रेलवे को क्या होगा भाई? रेलवे को निःशुल्क बिजली मिलेगी, निःशुल्क बिजली मिलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के अंदर रेल की, तो 1953 में भारत में रेल का प्रारंभ किया गया था। कहां से भाई? बंबई से थाने के बीच में 1953 में पहली जो रेलगाड़ी सवारी गाड़ी की बात करते हैं तो वो चलाई गई थी। ठीक है भाई,
ओके, साथ ही हम बात करें वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। रेलवे मैन के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा भाई, इस सोलर प्लांट कितना उत्सर्जन बचेगा, तो 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड, इस सोलर प्लांट से 2160 टन की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कब होगा, कार्बन जो डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड का क्या होगा, उत्सर्जन कम होगा। कितनी, 2160, बहुत हो जाती है 2160 आपका कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर ये बात कर रहा है। चलिए भाई इसको हम बात करें तो किसने, बेल का इससे सीधा सा संबंध है भाई, बेल की बात कर रहे हैं। चलिए, और हाँ एक चीज बड़े अच्छा है यहाँ पर, क्या जो भारत का टारगेट है 2070 तक क्या करेगा, जो कार्बन शून्य उत्सर्जन की बात करा तो उसकी ओर ये एक कदम है, उसके लिए ये एक अहम कदम यहाँ पर उठाया गया है। चलो इतना ही करेंगे इसको। और जो आपको पता है भारत, चलो बेल भी देख लेते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो बेल है, BHEL, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड है, जो सबसे ज्यादा बिजली कह सकते हैं दे रही, जिसका मुख्यालय कहाँ पर भाई, हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली के अंदर है। और भारी ये बेल किसके अंदर आती है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है। 3 प्रकार के मंत्रालय आपके, जो बिल्कुल सूक्ष्म, मीडियम और भारी। तो बेल आपका किसके अंदर आती है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में भाई, 1956 में किसकी हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोगों का बड़ा शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए ओके, एक बार इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। ये रेलवे का पहला भाई आपका सोलर था, जो यहीं पर अगर हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर को, अगर हम थोड़ी सी सौर ऊर्जा की यहाँ पर बात हुई है तो सौर ऊर्जा को लेकर के बात करते हैं, तो बताता हूँ आपको। देखिए सौर ऊर्जा का पहला, हम यहाँ पर बात करें सौर ऊर्जा का जो एकमात्र मुख्यालय भारत के अंदर, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर भाई आपका, गुरुग्राम के अंदर है। किसकी मदद से, तो ये आपका फ्रांस की मदद से ये इसकी स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय भारत के अंदर अगर अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की बात करूं तो एक ही आपका कहां पर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के भी कहां पर भाई, गुरुग्राम के अंदर आपका ये मुख्यालय स्थापित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। क्लास को शेयर करा करो भाई, क्लास को शेयर करा करो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। जितनी ज्यादा हो सकता आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही उत्पादन केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया है। केंद्रीय, क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, शुल्क दिवस मनाया गया। आपका दिवस मनाया गया कब मनाया गया, तो सीधी सी बात करें केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस की यहाँ पर हम बात करें तो केंद्रीय उत्पादकता जो शुल्क दिवस आपका कब मनाया गया भाई, ये मनाया गया आपका 24 फेब को भाई। कब मनाया गया आपका, 24 फरवरी को मनाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बनाता कौन, इसको देखिए तो आपका केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, वह सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आपका ये दिवस मनाया गया है, केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया गया है। ठीक है, सीधी सी बात करें, मनाता कौन है, तो ये भी आप लोगों के बीच में है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मनाता कौन है। साथ ही हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, जो अधिकारी है उनकी सेवाओं के लिए, अधिकारी की सेवाओं के लिए जो कर इकट्ठा करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, सेवाओं के लिए उनकी सम्मान व्यक्त किया जाता है, सेवाओं के लिए उनका सम्मान व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मान व्यक्त किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क समर्थी में मनाया जाता है। ये कह सकते हैं कब से मनाया जा रहा है, 1944 से। इसे कब मनाया गया था, 24 फरवरी को 1944 से इसे मनाया जा रहा है।
चलो इतना ही करेंगे इसके ऊपर। हमने बात करी केंद्रीय उत्पादकता जो शुल्क दिवस आपका कब मनाया गया है, तो 24 फरवरी को मनाया गया। अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा मनाया गया है। सेवाओं जो अफसर अधिकारी जो करों को लेकर के जो सेवाएं यहाँ पर क्या करते हैं, आपका करों को लेकर के जो यहाँ पर सेवा जो कर इकट्ठा करते हैं, जो करों को लेकर के सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उनको सम्मान व्यक्त किया जाता है। आपका यहाँ पर जीएसटी क्वेश्चन, आपका जीएसटी जो कर है यह किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का आपका टैक्स है। टैक्स बहुत सारे हैं, जीएसटी जो टैक्स है आपका किस प्रकार का टैक्स है और इसे कब लागू किया गया था, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है टैक्स को लेकर के। चलिए इसी 24 फरवरी की हम बात करते हैं। हाँ, इसी 24 फरवरी को एक चीज और हुई, 24 फरवरी 2022 को एक चीज और हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री की योजना थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम जो किसान सम्मान निधि जो योजना थी, निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी आपकी कब प्रारंभ की गई थी, तो 24 फरवरी को प्रारंभ की गई थी। 24 फरवरी को प्रारंभ की गई थी, 24 फैब। और इस 24 फैब को उसको कितने साल हो रहे हैं भाई, 3 वर्ष हो रहे। क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि 24 फरवरी को पीएम जो किसान निधि सम्मान निधि योजना है, इस योजना को कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मैंने बताया 3 वर्ष। तो इसका मतलब ये कब स्टार्ट हुई थी, तो कह सकते हैं हम आपका 22 हो गया, 21 हो गया, 21, 22, 1, 20, कब स्टार्ट हुई थी, तो आपका ये 19 में। कब स्टार्ट हुई थी, 19 में, 20, 21, 22। तो कब, 24 फैब 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था किसान। और इसमें क्या किया जाता, किसानों को क्या दिया जाता भी, प्रतिवर्ष जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते थे फसल के नुकसान पर। 6,000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इसमें क्या किया गया, पहले 2 एकड़ तक के लोग इसके अंदर शामिल थे, किसान शामिल थे। अब इसके अंदर सब किसानों को शामिल किया गया। अब मतलब ये कि सभी किसानों को ये निधि योजना, सभी किसान इसके दायरे में आती है भाई, ठीक है। इस योजना को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, कहां से किया था 19 में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, यूपी से किया था, यूपी से। और यूपी के भी लखनऊ से किया था, कह सकते हैं। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ आपका किस नदी के किनारे बसा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा भाई। निजामों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, हैदराबाद को। नवाबों के शहर के नाम से किसको, निजामों का शहर अगर हम बात करें, निजामों का जो शहर है वो क्या होगा आपका, हैदराबाद हो गया। हैदराबाद को 1948 में पुलिस ऑपरेशन के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के ऑपरेशन पुलिस, जो कि किसका था भाई, ये आपका सेना का था। ऑपरेशन पुलिस सेना किसके द्वारा मिलाया गया था। साथ ही हमने बात करी लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और कौन सी नदी पर बसा हुआ है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी नदी पर बसा हुआ। साथ ही हम यहाँ पर अगर जब यूपी की बात करते हैं, तो यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है, सबसे पहले बात करें, सबसे ज्यादा आपकी लोकसभा की सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भाई, विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा आपकी राज्यसभा की सीटें। और साथ ही हम बात करें सबसे बड़ी जो आपकी सीटें रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें होगी, लगभग 400 से ऊपर आपकी क्या हो जाती हैं, आपकी विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। और साथ ही हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट भी आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और 5 जो आपके इंटरनेशनल कह सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी हाल में आपका चर्चा में जो रहा, जेवर एयरपोर्ट आपका चर्चा में रहा है यूपी का। और साथ ही बात करें वर्तमान में क्या चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रबल दावेदार बनी हुई है सरकार की भाई, ठीक है। ओके, इसमें क्या हुआ था, 6,000 रुपए वित्तीय सहायता, छोटे किसानों को 6,000 रुपए वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती थी। और यह राशि जो 6,000 जो राशि थी, ये 2 × 3 यानी कि 3 किस्तों में इसको दिया जाता है, अभी भी दिया जा रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो कह सकते हैं 5 या 6, जो भी आप समझे, इस क्वेश्चन को लेकर के भी हम यहाँ पर देखिए, मैंने इस क्वेश्चन पे बात करी, पहले बात करी केंद्रीय उत्पादकता। तो आपको मालूम है 24 फरवरी को मनाया गया अप्रत्यक्ष कर दिवस, सेवाओं के लिए सम्मान किया जाता था। अक्सर 1944 में इसको पहली बार मनाया गया। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, आपके बीच में क्वेश्चन था। 24 फरवरी को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसको कितने वर्ष पूरे हो गए, 3 वर्ष पूरे हो गए हैं इसको। और पहली बार 24 फरवरी 2019 को कहाँ पर, लखनऊ के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लखनऊ के अंदर यूपी में इसको। तो फिर मैंने यूपी की बात करी, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा विधानसभा। और विधानसभा इलेक्शन चल रहा है जिसमें 400 प्लस सीटें, यहाँ पर 403 के आसपास सीटें हुई,
ठीक है। साथ ही हमने बात करी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट यही है आपका। साथ ही हमने बात करी जो लखनऊ की बात करी तो निजामों का शहर के नाम से इसको जाना जाता है। 5 बड़े एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला एकमात्र स्टेट भारत के अंदर कौन सा आपका? यूपी है। कौन सा आपके भाई? आपका यूपी है। ये भी 24 तारीख का आप लोग ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में लिया आपका क्या? वुमेन सेफ्टी स्क्वाड, वुमेन सेफ्टी स्क्वाड, वुमेन सेफ्टी स्क्वाड, महिला कह सकते हो आप वुमेन सेफ्टी स्क्वाड, एक ही बात है स्क्वाड, कहां प्रारंभ किया गया है? कहां प्रारंभ किया गया है? देखिए सबसे पहले तो इसका उद्देश्य की बात करें, पहले आंसर ले लेते। कहां पर प्रारंभ किया गया भाई? J&K में इसको क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटी हो चुकी हैं। अभी चर्चा में था एक लड़की के ऊपर क्या किया गया था भाई? तेजाब डाल दिया गया था। उससे पहले 2 लड़कियों को उठा लिया गया था। तो महिलाओं की सुरक्षा, उद्देश्य क्या रहेगा आपका? उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसको भाई? अभी एक स्क्वाड बनाया गया है, वुमेन सेफ्टी स्क्वाड। कहां पर? J&K के अंदर बनाया गया है। खास करके स्कूल, जो आपके स्कूल प्लस कॉलेजेस प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग सेंटर है, इनके आसपास क्या रहेंगी? महिला पुलिस रहेंगी भाई। एक स्क्वाड बनाया गया है, एक स्क्वाड को, और उनको सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। दस्ता बनाया गया है, 2 महिला सुरक्षा दस्ते। कितने भाई? 2 महिला सुरक्षा दस्ते क्या है? निर्धारित किए हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 महिला, और इन दोनों का नेतृत्व प्रत्येक दस्ते में 5 महिला अधिकारी होंगी। 2 महिला में तो प्रत्येक दस्ते में कितनी महिला होंगी? 5 महिला होंगी। साथ ही हम बात करें इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर खालिदा परवीन करेगी। जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर खालिदा परवीन क्या कर रही है भाई? खालिदा परवीन इसका नेतृत्व कर रही है। यानी कि दोनों के दोनों जो दस्ते हैं किसके तहत काम करेंगे? इंस्पेक्टर खालिदा परवीन के नेतृत्व में ये काम करेंगे। स्कूल कॉलेजेस में जो घटनाएं घटी हैं, संकट में फंसी महिला, उद्देश्य यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, संकट में फंसी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी ये काम करेगी। संकट में फंसी महिलाओं को क्या करेगी? संकट से निकालने का काम करेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहां पर कर रही है? पूरा का पूरा शहर में। कौन से शहर में भाई? आपका कहां पर 2 स्क्वाड कहां पर बनाए? तो श्रीनगर के अंदर भाई, श्रीनगर के अंदर ये बनाए गए हैं 2 स्क्वाड, जिनका नेतृत्व ये कर रही है भाई। चलिए, हाल में एसिड अटैक घटनाएं हुई हैं, साथ में 2 लड़कियों को उठाया गया, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब थोड़ी सी एक बार रफ कर रहा हूं इसको मैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आपने नोट किया है तो बड़ी अच्छी बात है। क्लास को साथ के साथ अगर नोट करते हैं तो याद भी रहेगी, सुनते भी रहिए। एक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार रिपीट जरूर करता हूं। अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है थोड़ी बहुत, तो आप सुन करके भी इसका आंसर दे सकते हैं भाई। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार J&K की। तो J&K की स्थापना कब की गई थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का ये भी। तो J&K की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, देखिए J&K आपकी एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी। महाराजा हरि सिंह यहाँ के क्या थे? राजा थे। और जो राजा थे वो एक्चुअली में जो यहाँ के राजा थे वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, मजबूरी हुई, कैसे क्या हुई, 2 मिनट इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्थापना की बात करें J&K की, तो J&K की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो J&K जो स्थापित हुआ आपका ये 1954 में स्थापना कह सकते हैं। कब स्थापना हुई है? 1954 में। J&K को लेकर के बात करते हैं थोड़ी सी। J&K भारत में एकमात्र स्टेट था, अभी यूटी है। अभी क्या है? J&K प्लस जो आपका लद्दाख क्या आपके यूटी है। कब बनाए गए? 2019 में इन्हें क्या बना दिया गया भाई? यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 2019 में क्या बनाया इन्हें? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, J&K की अगर हम बात करते हैं तो सुनिए, स्थापना 1954 और समाप्त कब हुआ? ये आपका 2019 में इसे समाप्त किया है। 1947 में, 1947 और 48 में पाकिस्तान प्लस कबीलाई सेना थी भाई। कबीलाई जो सैनिक थे उन्होंने इस पर क्या किया था? हमला किया था। बाद में युद्ध भी हुआ कह सकते हैं। और यहाँ के राजा थे कौन थे? आपके हरि
हरी सिंह राजा थे, जो कि भारत में एक्चुअल में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन मजबूरी होगी पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो उन्होंने भारतीय सेना की मदद ली और कुछ क्षेत्र पर जो संयुक्त जो सेना थी, संयुक्त सेना ने जो POK कह सकते हैं हम, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसके साथ सीमा बनाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आपका ये अफगानिस्तान के साथ, भाई अफगानिस्तान के साथ क्या है, आपकी सीमा बनाता है। और हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर के भी बात करूंगा मैं, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और POK के बीच में कौन सी? डूरंड रेखा। डूरंड जो आपकी डूरंड रेखा क्या बनाती है? डूरंड रेखा सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, डूरंड रेखा, ठीक है। साथ ही जब हमने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात करें तो पाकिस्तान के साथ और कौन सी बनती है आपकी? LOC किसके बीच में बनती है? एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, या LAC किसके बीच में बनती है? साथ ही आपकी और कौन सी बच जाती है भाई? आपकी रेड क्लिफ में किस किस की स्थापना की थी, कौन कौन सी जो रेखाएं थी, ये सारी की सारी रेखाएं भी आपकी इंपोर्टेंट बनती है भाई। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा बनती है? अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनती है? बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनाती है? और LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपकी है, ये चीन के बीच में, चीन और भारत के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है। और ये एक्चुअल पूछे तो किसके बीच में भाई? अक्साई जो चीन का क्षेत्र है, अक्साई चीन के क्षेत्र में भारत के बीच में जो आपके बनाते हैं लाइन, ये जो चीन के बीच में सीमा रेखा बनाते हैं। LOC एक्चुअल कहें तो हम ये है ही नहीं, जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहें तो ये एक काल्पनिक आपकी रेखा है। क्या आपकी? काल्पनिक रेखा भाई, काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, साथ ही भारत और चीन के बीच में, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को LAC मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक रेखा और बनती है भाई। ओके, बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ कह सकते हैं आप, सर रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई रेखा थी, उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब हमला हुआ और भारत के साथ मिला दिया गया। 1954 में स्टेट बना और यहाँ पर एक ऐसा राज्य था जिसका खुद का संविधान था, खुद का संविधान था, ये कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऐसा भारत में कौन सा राज्य था जिसका अपना खुद का संविधान था, या भारत का संविधान यहाँ पर लागू नहीं था। संविधान क्या नहीं था? लागू नहीं था, कह सकते हैं लागू नहीं था। यहां पर इंडियन पीनल कोड भी लागू नहीं थी। तो कौन सी? रणवीर सिंह पीनल कोड यहां पर लागू था। यानी कि पुलिस की भी बात करें तो उसकी भी लॉ की भी बात करें तो रणवीर सिंह पीनल कोड यहां पर क्या थी? लागू थी। इंडियन पीनल कोड यहां पर लागू नहीं थी। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब ने क्या किया? इन्हें 370 खत्म करके धारा 370, 35 अल्पा का भी इससे संबंध है, इनको समाप्त किया और यहाँ पर क्या लगा दिया? संविधान लागू किया। भारत का जो संविधान है ये लागू किया गया भाई, ठीक है। पूछेगा सीधा सा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का जो संविधान आपका ये 2019 के अंदर लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान के साथ ही जब लागू हुआ तो दो आपके क्या बना दिए? लद्दाख और JNK क्या बना दिए? आपके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भारत का संविधान लागू हो गया, भारत के कानून लागू हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर बताने को, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी लागू हो गई है, ठीक है भाई। अब एक बार हम बात करते हैं, देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके 2022 के एग्जाम के हिसाब से बनती है भाई, यहाँ पर जिनके ऊपर हमें बात करेंगे। चलिए देखिए, प्रिसिमन आयोग, अभी हाल ही में चर्चा में ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा। प्रिसिमन आयोग का क्या क्या विस्तार किया गया या समय और बढ़ाया गया? तो JNK के अंदर ही परिसीमन जो आयोग है, परिसीमन आयोग का क्या किया गया भाई? आयोग के कार्यकाल को कहां बढ़ाया गया? परिसीमन आयोग के कार्यकाल को कहां बढ़ाया गया, ये भी पूछेगा, तो ध्यान रखना। परिसीमन आयोग का कार्यकाल भी आपका कहां पर? JNK के अंदर इसको बढ़ाया गया। अब बात आती है कि परिसीमन आयोग का काम क्या? परिसीमन आयोग आपके विधानसभा, लोकसभा की जो सीटें हैं उन सीटों का क्या करता? बंटवारा करता है, सीटों की संख्या निर्धारित करता है। संख्या किसकी? सीटों की संख्या निर्धारित करता कौन करता? आपका परिसीमन आयोग। और दूसरी बार इसको क्या बढ़ाया गया भाई? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस राज्य, स्टेट या राज्य के अंदर आपका परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो JNK के अंदर बढ़ाया गया, दूसरी बार बढ़ाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। सीटों की संख्या को लेकर के ये भाई, ये केंद्र शासित प्रदेशों क्या करेगा? विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा। काम क्या करेगा ये? तो जो विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्रों का
पुनर्निर्धारण करेगा, पुनर्निर्धारण का काम करता है, ये भी आप लोगों को पता है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको। देखिए भारत में लोकसभा की सीटें कितनी है, मैक्सिमम की बात करें तो 552 है, आपको पता है 552 है, और वर्तमान की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 543 है। ये सीटें को, ये सीटों का निर्धारण किसने किया कि देश के अंदर 543 सीटें होंगी, तो ये आपका प्रिसिमन आयोग के द्वारा इनका क्या किया गया, निर्धारण किया गया। और दोस्तों साथ में बता दूं आपको, देखिए इनका निर्धारण किया गया तो यहाँ पर एक जनसंख्या का आधार लेते हैं, तो ये 543 जो सीटें आपकी 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। किस आधार पर आपकी ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला जो प्रिसिमन बैठने वाला आपका कब बैठने वाला है, 2026 के अंदर बैठने वाला है। लोकसभा की सीटों का क्या होगा, विस्तार होगा, क्योंकि जनसंख्या आपकी बढ़ चुकी है। उस समय जनसंख्या का आधार क्या लिया था, 1971। अब देश के अंदर 1971 का ही जनसंख्या का आधार क्यों लिया, क्योंकि देश के अंदर 1971 में लगभग जो आपका भारत था, भारत की जो ईस्ट वेस्ट और हम कहें सभी जो इलाके थे, लगभग जनसंख्या क्या थी, बराबर थी, बराबर जनसंख्या थी, इसलिए इसको आधार माना है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, 2 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया है, कार्यकाल बढ़ाया कितनी बार, दोबारा से 2 महीने के लिए भी, 2 मंथ्स का कार्यकाल बढ़ाया है। अब कब तक रहेगा ये, ध्यान रखेंगे 6 मई को इसका कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले सीटों का क्या कर देगा, निर्धारण कर चुका होगा, सीटों का निर्धारण कर चुका होगा। ये 6 मार्च 2020 को प्रिसिमन आयोग का गठन, इस प्रिसिमन आयोग का गठन कब किया गया था, 6 मार्च 2020 को इसका गठन किया गया था, 6 मार्च 2020 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई। रंजना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रंजना प्रकाश जो देसाई हैं, प्रकाश देसाई साहब क्या है, इसके अध्यक्ष है। सीधा सा पूछा गया कि जेएंडके के अंदर जो प्रिसिमन आयोग बैठाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये सेवानिवृत्त जज हैं, कह सकते हैं रिटायर्ड आपके जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, ये ध्यान रखेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 1 साल का विस्तार दिया गया था, पहले कितना, 1 वर्ष का विस्तार दिया गया था, इसे 1 वर्ष का क्या दिया गया था, विस्तार दिया गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा भाई, ठीक है। ओके, इस पैनल की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर आप जैसा ही पैनल के प्रधान सदस्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा, देखिए इसके अंदर कौन कौन है, सुशील चंद्रा साहब है नंबर 1। साथ में हम बात करें जम्मू कश्मीर चुनाव आयुक्त के शर्मा, के शर्मा यानी कि चुनाव आयुक्त है भाई, चुनाव आयुक्त जेएंडके चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्र आपके कौन है भाई, सुशील पैदेन सदस्य हैं, चुनाव आयुक्त के पैदेन सदस्य हैं, सुशील चंद्रा भी हैं। साथ में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा है, और 5 सहयोगी इनके साथ क्या है, 5 सहयोगी भी हैं, सहयोगी सदस्य भी हैं इनके साथ, जो कि प्रिसिमन आयोग के अंदर है। इसमें 5 कौन कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लेन, मोहम्मद अकबर लोन साहब इसके हैं, जो कि एक पार्टी के सदस्य रहे। साथ में फारूक अब्दुल्ला, कौन नहीं जानता, फारूक अब्दुल्ला, खाते यहाँ की हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, छोड़ दो पाकिस्तान इनको, ठीक है। भाजपा सांसद कौन आपके, जुगल किशोर साहब हैं, जुगल किशोर साहब भी है नहीं। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर कौन है, प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह भी हैं। 5 लोग इसके अंदर क्या भी शामिल है, जो आपके सुशील चंद्रा साहब भी शामिल है, राज्य चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर क्या है, शामिल है। के शर्मा जिनकी मैंने बात करी है, के शर्मा साहब भी इसके अंदर शामिल है। 5 सहयोगी इसके अंदर शामिल हो गए, और 1 साल का पहले विस्तार दिया गया, अब 2 महीने का फिर विस्तार दे दिया गया, 6 महीने तक इसका कार्यकाल रहेगा। विधानसभा सीटों का क्या करेगा, ये निर्धारण करेगा कि कितनी विधानसभा सीटें यहाँ पर होने वाली हैं। तो 107 से बढ़कर के 114 हो जाएंगी विधानसभा सीटें, नोट डाल के लिख सकते हैं कितनी बढ़ जाएंगी, 107 सीटें जो बढ़कर के कितनी हो जाएंगी, 114 होने वाली है ये सीटें यहाँ पर। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था, हमने इसके ऊपर बात करी। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगा, अभी जेएंडके की और बातें हैं जो आप लोगों को बतानी बाकी है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई देखिए, हम बात करते हैं थोड़ी सी जेएंडके की। तो जेएंडके की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करी है, थोड़ी सी करंट की बात करी है, थोड़ी सी आपका स्टेटिक की बात करी है, थोड़ा सा हमने प्रिसिमन आयोग की बात करी, लोकसभा राज्यसभा सबकी सब यहाँ पर हमने बात करी। प्रिसिमन आयोग की बात करी, प्रिसिमन आयोग के कार्यकाल की बात करिए, यहाँ पर कार्य बढ़ाया गया है इसकी बात करी, प्रिसिमन आयोग के काम की भी बात करी हमने। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए साथ किस चीज की बात करते हैं, जेएंडके में नेशनल पार्क ले लेते हैं। देखिए एनपी नेशनल पार्क करते हैं, दाचिंगम कहाँ पर आपका, ये जेएंडके के अंदर है। साथ में हेमिस नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है, यहीं पर भाई। और किस्तौर नेशनल पार्क,
दाचिंगम, हेमिस, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, आपका एनपी की बात करें भाई, हम एनपी की बात करें हैं, ठीक है। और साथ में सलीम अली, ये तीनों के तीनों कब बने थे आपके, ये बने थे आपके 1981 में, और 1992 में एक और बनाया गया था आपका, कौन, सलीम अली, जो एनपी है नेशनल पार्क है, ये भी आपका 1992 में बनाया गया था। तो जेएनके के अंदर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये 3 है। और नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी है भाई आपकी, सिंधु है, चिनाब है आपकी, उसके बाद सिंधु, चिनाब और झेलम है भाई, झेलम है कि हम यहाँ पर बात करते हैं। व्यास की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी रावी, रावी नदी भी आपकी यहीं पर है भाई, रावी नदी भी यहाँ पर आपकी। तो सिंधु, चिनाब, झेलम का पुराना नाम क्या है, चिनाब का पुराना नाम क्या है, सिंधु का पुराना नाम क्या है, इंडस नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। चिनाब आपका जो रावी, पुरुषणी, झेलम विदिशा, ठीक है, विदिशा। और ये जो आपकी नहरें, इनके पुराने नाम भी आप लोग देख लेंगे। डल झील भी आपकी कहाँ पर है भाई, यहीं पर है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये भी गुल्लर झील आपकी कहाँ पर है, यहीं पर है। और सबसे बड़ा गहरा गार्ज की अगर हम बात करें तो वो भी आपका जेएनके के अंदर है, ठीक है। गहरा गार्ज कहाँ पर है, जेएनके के अंदर है। झेलम नदी के किनारे बसा शहर श्रीनगर शहर है, श्रीनगर। और श्रीनगर को किसने बसाया था, अशोक के द्वारा इसको बसाया गया था भाई, श्रीनगर को। ये थी आपकी जेएनके के 3, 4, 5 क्वेश्चन जो थे करंट के चल रहे थे, जिनको मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है भाई। ओके, साथ ही देखिए हमने यहाँ पर एक हल्की सी बात करी थी किसकी, अफगानिस्तान की। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा कि हाल ही में हमने किस देश को खाद्य पदार्थों की मदद करी है, किस देश को किसकी मदद करी है, खाद्य पदार्थ भेजे भाई, खाद्य पदार्थों की मदद करी है, और ये है महान भारत, ठीक है। ये है आई लव माई इंडिया, ठीक है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आज की सिचुएशन की बात करूं तो आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। यूक्रेन और अमेरिका के अंदर क्या चला, वार चला। हमारे 18,000 सैनिक वहां पर, 18,000 हमारे स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं। और वो स्टूडेंट निकालने के लिए सीधी सी बात करिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किससे, पुतिन से बात करी और बता दिया गया गाड़ी के ऊपर इंडिया का झंडा लगाओ। ना यूक्रेन वाले को कुछ बोल सकता है, ना ही यूएस से कुछ बोल सकता है, और ना ही आपका पुतिन की सेना कुछ बोल सकती है। अरे दुश्मन भी निकल रहे हैं इंडिया का झंडा लगा करके। ये है इंडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं भारत। 22 फरवरी 2022 को, 22 फेब कब भाई आपका, 22 फेब 2022 को, 22 फरवरी 2022 को 50 ट्रकों में लदे कितना भाई, 2500 मीट्रिक टन, 2500 मीट्रिक जो टन है गेहूं की पहली खाप भेजी है। गेहूं भेजे हैं, खाओ तो मैस करो। दुश्मन भी पाड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। मुस्लिम है वो, मुस्लिम कंट्री के जो लोग हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या दोष है जिन्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा धर्म क्या है। वो तो बच्चे हैं भाई, उनकी तरफ मानवता का एक उदाहरण पेश कर रहा है। और आप जान करके हैरान होंगे, आप जान करके ये हैरानी होगी आपको कि जो खाने के जो बैग हैं, गेहूं के बैग, उस पे लिखा क्या है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा तुम्हारा। नोट डाल के लिखेंगे, भारत के लोगों की ओर से अफगानिस्तान के लोगों को उपहार। भारत के लोगों की तरफ से अफगानी लोगों को उपहार। खाओ तुम उपहार, अरे जिंदा रहो, खाओ तुम, ऐश करो, दानवीर है बात भाई, दे दिया तुमने, ठीक है। भूख से निवर नहीं दे रहा, ठीक है। ये कब दिया गया, 22 फरवरी को भी, ठीक है। 25 मीट्रिक जो गेहूं है इनका दे दिया गया। और कहां से, अमृतसर में आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाई गई है। कहां से, अमृतसर समारोह में हरी झंडी दिखाई गई है 50 ट्रक की। और इसके विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगाल, विदेश सचिव थे भाई वहां पर। कौन, विदेश जो सचिव हैं कौन है हमारे, हर्षवर्धन जो श्रृंगाल हैं, श्रृंगला ने इनको क्या दिखाई है। साथ में उनके भी थे भाई फरीद मूमंडजे थे, उन्हें दोनों ने मिलकर के यहाँ पर हम गए। उनको उसका क्या रोल है, चलो भीख मांगी होगी इसने और भारत ने क्या कर दिया, दे दिया। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने क्या किया, इनको अमृतसर से क्या हरी झंडी दिखाई। ये वही अमृतसर है जहां पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता, जनरल डायर में जो अत्याचार किया था बैसाखी के दिन, वो कह सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, जनरल वाला बाग हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया भाई आपका। चलो
अभी हाल ही में आपकी एक चर्चा में रही है भाई, क्या रहा, एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नीना गुप्ता चर्चा में रही है भाई। कौन चर्चा में रही है आपकी? नीना गुप्ता चर्चा में रही है। क्यों रही है? चलिए, क्वेश्चन है नीना गुप्ता चर्चा में नहीं है। ये कौन है आपकी नीना गुप्ता? चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने गणित, युवा गणितज्ञ का पुरस्कार जीता भाई। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? युवा गणितज्ञ रामानुजाचार्य। कौन भूल सकता है इनको? युवा नीना गुप्ता कौन है? देखिए, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार जीता इन्होंने। क्या जीता भाई? युवा जो गणितज्ञ हैं, गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार इन्होंने जीता भाई। पुरस्कार दिया गया इनको। किसको दिया गया? नीना गुप्ता को। सबसे पहले बता दो, देखिए जो रामानुज पुरस्कार है ये रामानुज कौन थे? इन्होंने प्रमेय संख्या सुनिए, प्रमुख 3000 से ज्यादा इन्होंने प्रमेयों को पढ़ा था। इंग्लैंड में रहे, भारत में रहे, ठीक है। सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बात करें कब? 22 फरवरी को भाई। 22 जो फैब है, 22 फैब को इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नीना गुप्ता को दिया गया। कौन सा पुरस्कार था ये? रामानुज पुरस्कार 2021 का। 2021 का जो पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। ये कलकत्ता में क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ है। कहाँ भाई? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या है ये? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या है? एक गणितज्ञ है। इन्होंने एफाइन बीजगणित और कम्यूटिव बीजगणित में काम किया है। इसमें भाई एफाइन बीजीय ज्यामिति कह सकते हो आप इसको। एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और किसमें भी? कम्यूटेटिव बीजगणित में क्या किया? काम किया इन्होंने और आविष्कार किया, कुछ सर्च किया, इसलिए इनको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ओके। इसे देता कौन है? गणित पुरस्कार है। देखिए, ये क्या आपका गणित में काम करने पर ये पुरस्कार दिया जाता है। गणित में योगदान देने पर या रिसर्च करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। देता कौन इसको? इटली में अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिक केंद्र। कहाँ में? अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिक केंद्र, यहां ये पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रतिवर्ष। और किसके नाम पर? रामानुज के नाम पर दिया जाता है, जो गणितज्ञ थे भाई। यह पुरस्कार कब स्थापित किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो रामानुज जो पुरस्कार है कब? 2004 के अंदर इसको स्थापित किया गया। कब? 2004 में इसको स्थापित किया गया। और इसको पहली बार कब दिया गया? यह अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार कब दिया गया? इसको बार जो दिया गया ये आपका 2005 में पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है, पहली बार कब दिया गया है? 2005 में इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जिनकी आयु कितनी? 45 वर्ष से कम वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। जो गणितज्ञ होते हैं उसकी आयु कंडीशन है कितनी? 45 वर्ष से कम को ये दिया जाता है। ठीक है, जो शोध करता है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने शुद्ध गणित में प्रशिक्षण किया था। वैसे अगर रामानुजाचार्य की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी। इनके पास स्पेशल कोई वो नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या शोध किया और रिसर्च करके इन्होंने जो चीजें प्रस्तुत करी, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया गया है। रामानुज के नाम पर ये पुरस्कार दिया गया है। आइए हम अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखिए,
अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ IMU पूछ लेगा, अंतरराष्ट्रीय मैथमेटिक्स यूनियन कह सकते हो आप इसको। तो देश भर में गणित अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। इसके लिए गणित में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए क्या है ये समर्पित है। समर्पित की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। ये भी आप लोगों को इंटरनेशनल जो साइंस काउंसिल्स, इंटरनेशनल ये अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य है। जो IMU में क्या है अंतरराष्ट्रीय, ये आपका क्यों किसका भी ISC इंटरनेशनल, जो आपकी इंटरनेशनल साइंस काउंसिल्स, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद का क्या है ये सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद का ये सदस्य है, ठीक है। लगभग 80 देश राष्ट्रीय संगठन में सदस्य हैं। IMU की स्थापना की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना करी थी। 80 देश इसके क्या है सदस्य हैं। सदस्यों की बात करें तो 80 देश हैं। 32 में क्या कर दिया था, 1932 में से भंग कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और 1950 में से फिर से स्थापित किया गया। 1950 में से फिर से स्थापित किया गया। थोड़ा सा हम बात किसकी कर लेते हैं, रामानुजाचार्य की बात करते हैं। महान गणितज्ञ थे। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर 1887 में इनका क्या हुआ, 22 दिसंबर 1887 में जन्म। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 26 अप्रैल 1920 में इनकी क्या हुई मृत्यु। और रहते कहाँ थे, भारत। स्थान की अगर हम बात करते हैं भारत प्लस यूके इंग्लैंड के अंदर ये इनका निवासस्थान की हम यहाँ पर बात करते हैं। शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और इन्होंने कितने 3884 प्रमेयों का संकलन किया था। प्रमेयों का क्या किया था इन्होंने संकलन किया था। ये थे हमारे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को लेकर के भी हमने बात करी है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि रामानुजाचार्य कहाँ के रहने वाले थे भाई। रामानुजाचार्य कहाँ के रहने वाले थे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसानों की सुविधा के लिए। तो ये किसके द्वारा किया गया भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का शायद मेरे ख्याल में 10वां 11वां क्वेश्चन होगा भैया। आज मैंने काउंटिंग करी नहीं है क्वेश्चनों की। चलिए क्लास लंबी जा रही है तो आप लोगों की क्लास अब जरूर इसको एक बार देखिए। मैं यहाँ पर बात काफी बार बोलते हैं, उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आने की कोशिश करता है, बट आप लोग इसको शेयर नहीं करते, मेरी शिकायत रहेगी। किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है, लॉन्च किया भाई, ठीक है। सीधी सी बात करें तो किसान मोबाइल ऐप जो आपका ये किसने IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, IIT रुड़की ने लॉन्च किया। किसानों को कृषि संबंधी परामर्श सेवा, उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी परामर्श देने के लिए क्या करेगा, किसानों को कृषि संबंधी परामर्श देगा। IIT रुड़की ने किसानों की सहायता के लिए उन्हें किसानों को किस प्रकार से काम करना है, खेती में सहयोग को देने के लिए आपका क्या किया है, लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे भाई इसको ऐप को। ग्रामीण कृषि सेवा परियोजना के तहत योजना की बात करें तो ये IIT रुड़की ने किस परियोजना के तहत, तो ग्रामीण आपका जो कृषि है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कौन सा भाई, ग्रामीण मौसम सेवा GKMS के तहत इसको क्या किया गया, लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को कहां पर, तो इस कार्यक्रम में कहां के किसानों ने भाग लिया भाई, तो देहरादून हरिद्वार ये कार्यक्रम था। तो किसानों ने भाग लिया, तो देहरादून में आपके कौन है, देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले, देहरादून हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने इसमें भाग लिया। भारत मौसम विज्ञान IMD आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग प्लस में आपका क्या AFMU रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से AFMU दोनों ने संयुक्त रूप से क्या किया है, इसको संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया है। एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में सिखाया गया था। इसमें किसानों को सिखाया गया था एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसमें क्या किया गया था, एग्रोमेट
ग्रेट नेवी, एग्रोमेट एडवाइजरी, एडवाइजरी सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज के बारे में किसानों को बताया गया संयुक्त रूप से किसने, भारतीय जो आपका मौसम विज्ञान विभाग है और AFM दोनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को क्या किया था, लॉन्च किया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का है भाई। चलिए साथ ही बात करें कृषि, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, यहाँ पर बात हो चुकी है आपकी। चलिए ये भी आपका क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, किसानों को कह सकते हैं, किसानों को जानकारी देने के लिए, किसानों को समझाने के लिए या किसानों को बताने के लिए कौन सा IIT रुड़की ने आपका ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, JICMS किसान देहरादून हरिद्वार, IMD, ये आपके सारे एग्रोमेट, ये पूरा का पूरा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। योजना, भारतीय योजना कह सकते हो, भारतीय जो मौसम विज्ञान है सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और एक मोबाइल ऐप, मोबाइल के ऊपर किसानों को कृषि से संबंधित बेहतरीन जानकारियाँ, कृषि से संबंधित कह सकते हैं, कृषि और मौसम प्लस मौसम कह सकते हैं, मौसम संबंधित जानकारियाँ यहाँ सारी की सारी प्रदान की जाएंगी। उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित सारी की सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान करना है। ये भी बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पर रहा है भाई, ठीक है। ओके, योजना की मैंने आपको बताई दी है, कौन सी योजना थी, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर भाग किन्होंने लिया था, तो कृषि, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत ये किया था भाई, योजना के तहत ये लॉन्चिंग हुई है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। आप क्लास को प्यार दिखाएं भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ना करें, कम से कम शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर किसी का भला कर जाए। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना ही है, क्योंकि मेरे कहने से शायद कम ही असर हो रहा है आप लोगों पे। चलिए फिर भी हम उज्ज्वल परिवार की तरफ से डेली आपके बीच में जो करंट इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के मिलते रहेंगे आप लोगों से। आप कितना ग्रहण करते हैं वो आपके ऊपर है भाई, आप किस प्रकार की तैयारी करें वो आपके ऊपर है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस क्लास, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू।